हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कक्षा 12वीं के इतिहास का जो तीसरा अध्याय है बंधुत्व, जाति तथा धर्म। इस लेसन को जानने के लिए इसके टॉपिक्स को बांटकर और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा ताकि ये लेसन आपको आसानी से समझ में आए। जो बुक के टॉपिक्स हैं आपके उसे 7 भागों में बांटा गया है। 7 टॉपिक्स जो है इसके मेन है, जिसे जानने के बाद आपको ये लेसन समझ में आएगा। तो अगर हम बात करें इस लेसन के मेन टॉपिक्स की, जो इसका आधार है, सबसे पहला है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से महाभारत की घटना की सत्यता की जांच की गई, किस प्रकार से वीएस सुखथांकर के माध्यम से महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण बनाया गया और ये पुष्टि की गई कि वाकई में महाभारत जैसी घटना सत्य पर आधारित है। गीता वाकई में एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी शिक्षा कभी पूर्व में दी गई थी। तो इस टॉपिक के माध्यम से हम महाभारत की सत्यता की जांच करेंगे। इसके अलावा बंधुता एवं विवाह जो दूसरा टॉपिक है, इसमें हम पितृवंशिता के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले से लेकर और 600 ईस्वी तक, अर्थात 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक पिता की जो संपत्ति है वो पुत्र को हस्तांतरित होती थी, और कुछ अपवादों के बारे में भी जानेंगे हम। फिर जानेंगे विवाह के नियमों के बारे में, जिसमें हम जानेंगे बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, इसके अलावा जो है समगोत्री या विषमगोत्री हम कह सकते हैं, इस प्रकार के विवाहों के नियम के बारे में हम जानेंगे। बहुपत्नी विवाह, तो 8 प्रकार के विवाह, जिसमें 4 उत्तम हैं, उत्तम किस्म के हैं, और 4 जो है निम्न कोटि के माने जाते हैं। हम उन विवाहों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि लड़कियों का विवाह से पूर्व लड़कियों का गोत्र किस प्रकार से निर्धारण किया जाता था या निर्धारित होता था, और विवाह के पश्चात स्त्रियों का गोत्र किस प्रकार से निर्धारित होता था। इसके अलावा हम उस समय के बारे में जानेंगे, क्या उस समय माता की महत्ता थी या नहीं, या माता महत्वपूर्ण थी या नहीं। हम एग्जाम्पल से थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो है थर्ड टॉपिक है सामाजिक विषमताएं। इसमें हम 4 वर्णों के बारे में जानेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के बारे में जानेंगे, उनके कर्मों के बारे में जानेंगे, उनकी जीविका के आधार पर जो उन्हें बांटा गया है उस बात को जानेंगे हम। इसके अलावा हम जानेंगे अक्षत्रिय राजा, जिसमें हमें ये जानना है कि जरूरी नहीं कि राजा क्षत्रिय ही हो, ब्राह्मण भी हो सकते थे या किसी भी वर्ण से संबंधित व्यक्ति राजा बन सकता था। इसके अलावा हम 4 वर्णों से परे एकीकरण के बारे में जानेंगे, जिसमें हम चांडालों के बारे में जानेंगे, मलेच्छ के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि उनका कार्य क्या होता था या सामाजिक स्थिति उनकी क्या थी। इसके अलावा हम जानेंगे संपत्ति के अधिकार, जिसमें हम स्त्रियों और पुरुषों के संपत्ति के अधिकार के बारे में जानेंगे कि क्या स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था या नहीं। उसके बाद हमें जानना है भाषा और विषय वस्तु, कि महाभारत जो ग्रंथ है उसकी भाषा क्या है, उसे किस भाषा में सबसे पहले लिखी गई, और उसकी विषय वस्तु क्या है, वो किस विषय पर आधारित है। इसके अलावा अंत में जो लास्ट टॉपिक है उसको जानना है हमें, और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि महाभारत किस प्रकार से एक गतिशील ग्रंथ है, महाभारत किस प्रकार से हमारे समाज का एक अंग है, हमारी संस्कृति का एक भाग है। इसकी गतिशीलता के बारे में हम जानेंगे, और फिर इस टॉपिक को, इस लेसन को कंप्लीट करेंगे हम। तो 2 पार्ट में इस लेसन को हम जानेंगे, और इसमें सबसे पहले जो आपका टॉपिक है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। शुरू करते हैं इस लेसन का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। यहाँ पर यह शब्द सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि समालोचनात्मक का क्या अर्थ होता है। अगर हम इसका शब्द निषेध करें तो समान और आलोचना, या समान जमा आलोचनात्मक। यहाँ पर आलोचनात्मक से मतलब है वो अलग अलग कहानियां जो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक महाभारत को लेकर उठती रही हैं, या वर्ग विशेष बातें करता रहा है। अलग अलग कहानियां हमेशा, अगर हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। अगर हम उन मान्यताओं की बात करें तो किसी का कहना है कि ये 2 गांव के बीच की लड़ाई
और किन्हीं का कहना है कि ये दो परिवारों के बीच की लड़ाई थी। तो महाभारत की कथाओं को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है हमेशा से। अब यहाँ पर सवाल उठा महाभारत के अस्तित्व पर, महाभारत की सत्यता पर, कि क्या वाकई में महाभारत जैसी घटनाएं घटित हुई हैं, क्योंकि घटना वही सत्य मानी जाती है जो हर जगह एक जैसा प्रतीत हो। चूंकि महाभारत को लेकर अलग अलग बातें कही गई थी, इसीलिए आलोचनाओं का सामना महाभारत को करना पड़ा। तो यहाँ पर जब ये सवाल उठा तो हमारे जो सर्वेक्षक थे वीएस सुखतांकर, उन्होंने 1919 में एक महान परियोजना की शुरुआत की, जिसके माध्यम से उन्होंने इस सत्य की खोज की कि वाकई में महाभारत की जो घटना है वो सत्य पर आधारित है, वाकई में महाभारत जैसी घटना घटित हुई है। इसके लिए उन्होंने 1919 में इस परियोजना को शुरू किया और 47 वर्षों के कठिन परियोजना को अंजाम दिया और 13,000 पृष्ठों का एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया। इस समालोचनात्मक संस्करण में महाभारत को लेकर कहानियां अलग अलग कही गई थी, लेकिन एक चीज जो इन सभी में समान थी, एक बात जो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के कहानियों में सब कुछ समान था, वो था संस्कृत में लिखे गए वो श्लोक जो उपदेशात्मक है, जिन्हें हम गीता कहते हैं। अच्छा, ये संस्कृत के श्लोक एक ही क्रम में हर जगह पाए गए। ये संस्कृत के श्लोक एक ही समय में लिखित भी थे, भले ही कहानियां या फिर कहानियों की आलोचना की गई हो या फिर भले ही कहानियां महाभारत को लेकर अलग अलग गढ़ी गई हो, लेकिन एक चीज उसमें समान देखा गया और वो था संस्कृत में लिखे हुए वो उपदेशात्मक श्लोक। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं गीता का जो अस्तित्व है वो सत्य है, कहीं ना कहीं महाभारत की जो घटना है वो सत्य है। तो इसका श्रेय, महाभारत की सत्यता को जांचने का श्रेय वीएस सुखतांकर को जाता है, जिन्होंने 13,000 पृष्ठों का एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया। तो इसीलिए महाभारत की सत्यता को जांचने के लिए 1919 में इस परियोजना की शुरुआत की गई। आपका जो ये टॉपिक है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, इसी का एक हिस्सा है। तो इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। जानते हैं इस लेसन का जो सेकंड टॉपिक है बंधुता एवं विवाह। इस टॉपिक में को जो है 4 सब टॉपिक के साथ मिलाकर बनाया गया है। इन चारों सब टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर लिखा है। इस संपूर्ण टॉपिक में बंधुता एवं विवाह में हम जानेंगे पितृवंशिता के बारे में, विवाह के नियमों के बारे में, स्त्री का गोत्र किस प्रकार से निर्धारित किया जाता था और माता कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो इन 4 टॉपिकों को मिलाकर जो है आपको एक टॉपिक बनाया गया है बंधुता एवं विवाह। इसमें सबसे पहला है पितृवंशिता। तो आइए जानते हैं पितृवंशिता के बारे में, बारी बारी से जानेंगे और फिर इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला है पितृवंशिता। पितृवंशिता को जानने के लिए सबसे पहले हमें परिवार के बारे में जानना जरूरी होगा कि परिवार का क्या अर्थ है। तो एक ही स्थान पर, एक ही निश्चित स्थान पर रहने वाले जो समूह होते हैं वो कहलाता है परिवार, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ही निश्चित स्थान पर रहने वाले सामाजिक समूह का एक अंग या एक भाग परिवार कहलाता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि परिवार एक निश्चित स्थान पर निवास करने वाला समूह होता है और परिवार, या हम कह सकते हैं कि उसी समूह का एक अंग माना जाता है। परिवार में जितने भी लोग जुड़े होते हैं वो रक्त संबंधी होते हैं या उन्हें संबंधी कहा जाता है। जब यहाँ पे लिखा हुआ है इनमें जुड़े लोग संबंधी कहलाते हैं। जब 2 सामाजिक समूह जुड़ते हैं तो वो कहलाता है जाति। यहाँ पे भी मैंने जाति का लिख दिया है। और अगर हम बात करें इन्हीं जातियों की संपत्ति के बारे में, इन्हीं सामाजिक समूहों की संपत्ति के बारे में, तो एक शब्द आता है पितृवंशिता। और ये वो शब्द है जिस आधार पर एक जाति या एक समूह या एक परिवार के संसाधनों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सौंप दिया जाता है। अब यहाँ पर शब्द है पितृवंशिता का, तो देख लेते हैं हम कि पितृवंशिता का क्या अर्थ है। तो पितृवंशिता को हम कहते हैं कि जब पिता के बाद उसकी संपत्ति पुत्र को सौंप दी जाए, जब पिता की संपत्ति पीढ़ी
पीढ़ी आगे बढ़ती जाए उसे हम कहेंगे पितृवंशिता। ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले से लेकर जो है 600 साल बाद तक, और ऐसा भी कह सकते हैं हम कि आज तक वर्तमान समय में भी पितृवंशिता है। पिता के बाद पुत्र को ही संपत्ति सौंपी जाती है। अधिकांशतः हालांकि बेटियों के लिए भी या फिर स्त्रियों के लिए भी अधिकार निश्चित कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी पितृसत्तात्मक समाज हमारा आज भी मौजूद है। तो पितृवंशिता का अर्थ ही होता है पिता की संपत्ति पुत्र को हस्तांतरित कर देना। ऐसे कई सारे साक्ष्य हैं जिससे ये पता चलता है कि जरूरी नहीं कि पिता के बाद जो संपत्ति होगी वो पुत्र को ही हस्तांतरित किया जाएगा। अगर हम महाभारत का एग्जाम्पल लें, उसमें अगर हम पांडु और धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल लें तो हमें ये साफ साफ पता चलता है कि पुत्र के ना होने पर भाई को भी राजगद्दी सौंपी जा सकती है। पांडु के मृत्यु के बाद जो राजगद्दी है वो धृतराष्ट्र को सौंप दी गई, इस केस में कि उनके पुत्र नहीं थे उस समय। तो इस प्रकार से ये जरूरी नहीं है कि पितृवंशिता में पिता के बाद पुत्र को ही सौंपा जाए। ऐसे कई सारे और भी साक्ष्य हैं, जैसे हम अगर प्रभावती गुप्त जो गुप्त साम्राज्य की एक रानी है, अगर हम उनकी बात करें तो उन पिता के बाद पुत्री को हस्तांतरित कर दिया गया था। प्रभावती गुप्त ने अपना साम्राज्य खुद संभाला था। तो इस प्रकार से स्त्रियों को भी या फिर बेटियों को भी या पत्नियों को भी हम सत्ता सौंपते थे। तो पितृवंशिता को लेकर जो अपवाद है वो इस बात की पुष्टि करता है कि पिता के बाद संपत्ति सिर्फ और सिर्फ पुत्रों को ही हस्तांतरित नहीं की जाती थी। तो ये जो आपका टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, वो पितृवंशिता कंप्लीट होता है। जानते हैं इस दूसरे पार्ट बंधुता एवं विवाह का जो दूसरा सब टाइटल है, सब टॉपिक है विवाह के नियम। पितृवंशिता हम जान चुके हैं, अब हम जानेंगे विवाह के नियमों के बारे में। इसके नियमों के बारे में जानने से पहले तो ये जानना जरूरी है कि विवाह का क्या अर्थ है। तो विवाह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। विवाह एक धर्म है जिसके माध्यम से दो परिवार संबंधी बनते हैं, जिसके माध्यम से दो परिवार, दो जाति समूह एक साथ या दो समूह, सामाजिक समूह एक साथ जुड़ते हैं। तो विवाह की अगर हम बात करें तो हमारे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में जो ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में जिसका संकलन किया गया है, उसमें कई प्रकार के विवाहों का वर्णन है। उसमें पिता के कर्तव्य का भी वर्णन है, जिसमें ये लिखा गया है कि पिता का प्रमुख धर्म होता है कन्यादान करना, और पिता का प्रमुख कर्तव्य होता है कि वो अपनी पुत्री का उचित समय पर उचित व्यक्ति के साथ विवाह संपन्न करवाए। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, जिसमें से 4 उच्च कोटि के माने जाते हैं और 4 निम्न कोटि के माने जाते हैं। कई प्रकार के विवाह हैं। गंधर्व विवाह जो है हमने सुना है। इसके अलावा स्वयंवर जो पहले के समय में, पूर्व समय में किया जाता था। इसके अलावा आपके अगर बुक की बात करें तो अंतःविवाह और बहिर्विवाह दे रखा है। बहुपत्नी और बहुपति जो प्रथा है विवाह की, वो भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हम जानते हैं अंतःविवाह और बहिर्विवाह के बारे में। तो सबसे पहला है अंतःविवाह। गोत्र और जाति या समूह के अंतर्गत या अंदर जब विवाह को संपन्न करवाया जाता है तो उसे कहा जाता है अंतर्विवाह। और अगर हम बहिर्विवाह की बात करें तो गोत्र और जाति के बाहर, जिसे हम निम्न कोटि का कहते हैं, तो गोत्र और जाति के बाहर जब विवाह संपन्न करवाया जाता है तो हम उसे कहते हैं बहिर्विवाह। इसके अलावा बहुपति विवाह, जिसमें एक पत्नी और बहुत सारे पतियों का रिवाज है, जैसा कि हम महाभारत के समय में हम पांडवों जो 5 पुत्र थे कुंती के या पांडु के, उनका विवाह एक ही स्त्री के साथ हुआ जिन्हें हम पांचाली के नाम से जानते हैं। तो एक पत्नी और बहुत सारे पति की भी प्रथा थी। इसके अलावा अगर हम महाराजा दशरथ की बात करें, रामायण काल में उनकी 3 पत्नियां थी, तो एक पति और अनेक पत्नियों का भी रिवाज था। तो इस प्रकार के विवाहों के नियम धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में दिए गए हैं। तो ये आपका जो सेकंड टॉपिक है विवाह के नियम, ये कंप्लीट होता है। जानते हैं इसका थर्ड टॉपिक, स्त्री का गोत्र निर्धारण। स्त्री के गोत्र निर्धारण की बात करें हम, तो अगर हम गोत्र शब्द अगर हम बात करें तो एक ही जाति में मुनि, ऋषि मुनियों के आधार पर, हमारे अगर ब्राह्मण पद्धति की बात करें तो ऋषि मुनियों के आधार पर गोत्र का निर्धारण किया गया है। वंशज को ही गोत्र माना गया है, ऋषियों के वंशज को ही गोत्र माना गया है। कश्यप भी गोत्र है या शांडिल्य है, तो ये मुनियों के नाम थे जिनके आधार पर गोत्र का निर्धारण किया गया है, वंशजों का निर्धारण
लेकिन गोत्र का अगर निर्धारण की बात करें तो स्त्रियों के लिए गोत्र निर्धारण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है या आवश्यक माना जाता है, क्योंकि स्त्रियां अगर विवाह से पूर्व की बात करें, हम पहले की बात करें, तो स्त्रियों का गोत्र पिता से संबंधित माना जाता है। जो पिता का गोत्र होता है वही पुत्री का गोत्र माना जाता है। लेकिन विवाह के पश्चात गोत्र बदलकर पति का जो गोत्र होता है उसको अपना लिया जाता है। तो अगर हम स्त्रियों के गोत्र की बात करें तो विवाह से पूर्व और विवाह के बाद के गोत्र द्वारा जो है उनका निर्धारण किया जाता है। ऐसे कई अपवाद भी हैं जिसमें ये बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ पिता के ही गोत्र को अपनाएं। अगर हम दक्षिण के राजा सातवाहन राजाओं की बात करें तो उन्होंने माताओं के गोत्र को अपनाया और माताओं के आधार पर या उनके गोत्र के आधार पर अपने गोत्र का निर्धारण किया गया है। तो इस प्रकार से स्त्रियों का जो गोत्र है वो निर्धारित किया जाता था। जानते हैं जो चौथा टॉपिक है आपका माता की महत्ता। इस टॉपिक में अगर हम बात करें माता की महत्ता के बारे में तो ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले से लेकर अगर हम 600 साल बाद तक की बात करें तो माताओं को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो माताओं को संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था, स्त्रियों को संपत्ति का भी अधिकार दिया गया था। जैसा कि हम प्रभावती गुप्त के बारे में हम जानते हैं कि संपत्ति को हस्तांतरित उन्हें किया गया था और उन्होंने ही राजगद्दी को संभाला था, उन्होंने ही अपना साम्राज्य चलाया था। तो संपत्ति पर अधिकार माताओं का भी होता था। इससे माता कितनी महत्वपूर्ण थी इसके बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा कई जगह लोग अपने पहचान को बताने के लिए भी माता का उपयोग करते थे, उनके नाम का उपयोग करते थे। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल लें, नाम है गौतमी पुत्र। अगर हम बात करें भगवान बुद्ध की तो उनकी माता का नाम था गौतमी और उन्होंने अपने नाम के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था गौतमी पुत्र। इससे पता चलता था कि ये बुद्ध के बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो माता इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनके नाम को जोड़कर अपनी पहचान को हम साबित कर सकते थे। इसके अलावा गोत्र निर्धारण, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि दक्षिण के राजा जो सातवाहन राजा थे, शासक थे, उन्होंने अपने गोत्र का निर्धारण अपने माता के गोत्र के आधार पर किया था। तो इस प्रकार से माता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, उनके वचन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। जैसा कि महाभारत में आपको देखने को मिला कि जब द्रौपदी को स्वयंवर से लेकर आए थे अर्जुन, तो उन्होंने अपनी माता के समक्ष कहा था कि भाई मैं आपके लिए एक अमूल्य वस्तु लेकर आया हूं, और उन्होंने बिना देखे हुए कह दिया कि आप पांचों भाइयों में बांट लो। और सिर्फ माता के कहने पर पांचों भाइयों के साथ विवाह संपन्न करवाया गया द्रौपदी का। तो एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि माता का वचन जो है उसे खाली नहीं जाने दिया जाता था। माता का वचन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। तो इसलिए माता की महत्ता की अगर हम बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक और आज भी वर्तमान में भी माता को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से आपका जो सेकंड टॉपिक है बंधुता एवं विवाह और उसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो आपका कंप्लीट होता है।